5 लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन उमर खालिद और साथ साथ शर्जील इमाम, ये वो लोग, उन दोनों को बेल देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब यही जिंदगी है, ये उमर खालिद के शब्द थे उनकी साथी के साथ जो उन्होंने बातचीत की। क्यों 5 लोगों को बेल मिल जाती है और 2 को नहीं मिलती, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? तुषार मेहता जी का आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में कि दे आर द मास्टरमाइंड ऑफ द एंटायर दिल्ली दंगे। वो एक तरह से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, बोला कि इनका रोल बहुत सेंट्रल है और इसलिए इन दोनों को बेल रिजेक्ट कर दिया है। उमर खालिद के पिता ज़ोहरान ममदानी से मिले और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एक ताकतवर मेयर के ऐसा कह देने से और एक एहसास ये ना हो जाए कि बाहरी लोग हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं, और इसलिए एक प्रिकॉशन या सावधानी के तौर पर अगर बेल मिल भी सकती थी तो भी उसकी संभावना बहुत कम हो गई। ये हो सकता है कि जजेस को लगा कि फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इंटरफियर विद दिस केस, तो उसमें भी क्या पता जज चिढ़ गए होंगे एंड इस वजह से ये सब हुआ। लेकिन आई थिंक जो चाहती थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद वर देयर मेन टारगेट्स, एंड वही जो उनके मेन टारगेट्स है आज जेल में रहेंगे। क्या आप जब उमर खालिद से मिले, कैसी वो मुलाकात रही, क्या किस तरह से वो, उनकी मनोस्थिति कैसी है? जब मैं उनसे मिला, मैं पहली बार उनसे मिला, तो उसमें मैंने देखा कि कोई देयर वाज नो सैडनेस इन हिज स्पिरिट्स वर वेरी हाई। काफी एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी हुआ एंड अपने जो एक्सपीरियंसेस है जेल में उन सब के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। एंड उनको देख के सही में लगा कि द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू कीप हिम इन जेल बट हैजंट बीन एबल टू किल हिज स्पिरिट। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में न्याय और खासकर न्याय की जो उम्मीद है, इंसाफ की जो आस है, उसके लिए आज बहुत ही दुखदाई दिन है। दुखदाई दिन इसलिए कि दिल्ली दंगों का जो मामला अदालत में चल रहा था, जिसमें जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं वो उसमें बड़ी तादाद में वो जेल में थे, उनमें 5 लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन उमर खालिद और साथ साथ शर्जील इमाम, ये वो लोग जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल माने जाते हैं, सामाजिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी, उन दोनों को बेल्स देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और कहा है कि जो इनका किरदार है, जिस तरह से जो आरोप लगाया गया है और बाकी लोगों का, इसको अलग करके देखे जाने की ज़रूरत है। यानी इनका एक तरह से मेन रोल, या उनका कहा जाए उनकी कम भागीदारी है इन मामले में। यही वो इस तरह से केस को जैसे सरकारी वकील ने बनाया है, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि अदालत ने भी इसको कबूल किया है। ये बेहद तकलीफ देने वाली बात है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भारत में आप चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, चाहे अमीर हों या गरीब हों, आपकी जाति कोई भी हो, चाहे आप मुख्य धारा से हों या ना हों, आपको इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ की ये पूरी आस जो लोग रखते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। उमर खालिद के साथी बंद ज्योत्सना, उन्होंने ये ट्वीट किया है और मैं आपके सामने यहाँ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी फॉर द अदर्स हु गॉट बेल, सो रिलीव्ड। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को बेल मिली है आज, और मुझे काफ़ी राहत हो रही है। तब बंद ज्योत्सना ने कहा कि आई विल कम टुमारो फॉर मुलाकात, मैं कल आऊँगी आपसे मुलाकात करने के लिए। जिसका जवाब देते हुए उमर खालिद ने कहा कि गुड आ जाना, अब यही ज़िंदगी है, अब यही ज़िंदगी है। ये उमर खालिद के शब्द थे उनकी साथी के साथ जो उन्होंने बातचीत की। अपने आप में बड़ी तकलीफ देने वाली बात है जो उमर खालिद कई बार जब ख़त उन्होंने लिखा और उस ख़त में लिखा कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये जो टनल है, इस टनल के आखिर में, यानी कहते हैं अंग्रेज़ी में एक मिसाल होती है, इज़ देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, क्या टनल के आखिर में कोई रोशनी है, क्या इस दिन के आखिर में, या इसकी कोई सुबह होगी इस रात की? अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ, ऐसा लगता है उमर खालिद के लिए सुबह होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। और ख़ासकर इसमें हैरानी की बात यह है कि पूरा जो लार्जर कंस्पिरेसी का मामला है, दिल्ली में जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, जिसमें आप जानते हैं 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उसमें 2/3 कम से कम मुस्लिम पहचान वाले लोग थे जिनकी इन दंगों में मौत हुई थी। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान, इनको बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एंड बेंच ने ये कहा है कि टू डिसरिगार्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंट्रल रोल्स प्लेड बाय सम अक्यूज्ड एंड द फैसिलिटेटरी रोल प्लेड बाय अदर अक्यूज्ड वुड इटसेल्फ रिजल्ट इन आर्बिट्रेरीनेस। यानी ये कह रहे हैं कि किसने केंद्रीय भूमिका निभाई है और किसने एक तरह का समर्थन वाला सपोर्टिंग रोल किया है, इनको अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया, इन्होंने ये कहा, और ये भी कहा कि काफ़ी लंबा हमने ये जजमेंट लिखा है, बैकग्राउंड इस पूरे मामले का है
यहाँ पर ये देखे जाने वाली बात है कि 5 साल कोई व्यक्ति, ये 2 लोग 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में के चीफ जस्टिस, उन्होंने इस बात को कहा था कि ये एक बेल के लिए एक ग्राउंड हो सकता है कि जब आप लंबे वक्त तक बिना ट्रायल के जब आप जेल में रहें तो ये भी एक बेल के लिए एक वैलिड ग्राउंड है। अपनी ही बात को एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए यहाँ पर जज साहिबान ने ये फैसला सुनाया है। उमर खालिद, उनके परिवार और ख़ासकर शर्जील इमाम, उनके परिवार, उनके वकील ये सब आस लगाए बैठे थे कि 5 साल एक लंबा वक्त होता है, ख़ासकर उस तरह के आरोपियों के लिए जिनके लिए ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। कम से कम जज साहिबान इस बात को तो ध्यान में रखते कि जो बेल है वो होना चाहिए, वो रूल होना चाहिए, ना कि जेल। 5 साल बाद भी आप सोचिए, और इसी मामले में, वही दिल्ली दंगों के मामले में पहले कई लोगों को बेल दी जा चुकी है, लेकिन इस बार भी आप सोचिए 7 लोगों की जब बेल की प्ली आप सुनी जा रही थी तब भी 7 में से 5 को दे दिया गया, लेकिन 2 की आज़ादी किस तरह से अपने पंजे में कैद कर ली गई, बेहद तकलीफ देने वाली बात है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, उन भारतीयों के लिए, उन मुस्लिम युवाओं के लिए जिन्होंने NTCA NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और ये समझा कि जब उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए वो सड़क पर आ सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और आज ये सवाल पूछने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि क्या इन लोगों को, जो उस NTCA NRC प्रोटेस्ट के एक तरह से स्टार्स या एक तरह से नेता कहलाए गए, क्या उन लोगों को इस प्रोटेस्ट करने के लिए सज़ा दी जा रही है? क्या इस बात की उन्हें सज़ा मिल रही है कि उन्होंने इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री और ताकतवर सरकार को चैलेंज किया और अपने हक की मांग की? क्या इसलिए उनको ये सज़ा मिल रही है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ दास मौजूद हैं, लीगल जर्नलिस्ट हैं और साथी उमर खालिद के इस पूरे मामले पर वो नज़र बनाए हुए हैं। पिछले कई सालों से उमर खालिद बेल पर बाहर आए थे तो उनसे मुलाकात भी की। सौरभ, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि एक ही मामला, एक ही FIR, इसमें 5 लोगों को बेल मिल जाती है, लेकिन ये 2 ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जिनको बेल नहीं मिलती, ऐसा क्यों? आरफा, देखिए, जो कोई भी हमारे लीगल सिस्टम से जुड़ा है या वहां पे अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा, अपना केस लड़ना पड़ा, वो जानते हैं कि कितना टाइम लगता है ऐसे चीज को होने के लिए। अब हमें पता है कि जो ट्रायल होता है हमारे ट्रायल कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, उसमें बहुत बहुत साल लग जाते हैं। अब प्रोटेक्टेड विटनेसेस को लाना कोर्ट के सामने, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, स्पेशली ये जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस है। अब प्रोसिक्यूशन अगर चाहती है कि ट्रायल शुरू हो तो वो शायद कर भी दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल होगा तब ये पूरा का पूरा केस एक तरह से इट विल फॉल फ्लैट, बिकॉज इस पे काफी लीगल एक्सपर्ट्स ने, जिन लोगों ने इस केस को ट्रैक किया, उन्होंने एनालाइज करके दिखाया है कि सारा का सारा जो सबूत सरकार पेश कर रही है कोर्ट में वो एकदम फ्रिवलस नेचर के है और दे विल नॉट स्टैंड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। मैं इससे पहले कि आप इस केस की मेरिट में जाऊं, ये बुनियादी सवाल सबसे पहले आपसे पूछ लेती हूँ कि एक ही मामला है, एक ही तरह का केस है, वही दिल्ली दंगों का मामला है, FIR भी वही है, फिर क्यों 5 लोगों को बेल मिल जाती है और 2 को नहीं मिलती? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके मतलब कि अगर एक ही FIR है सबको और जो फैक्ट्स ऑफ द मैटर है वो सेम है, एक्यूजेशंस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अगर फर्क हो तो उसमें ज्यादातर यही होता है कि सबको सिमिलर काइंड ऑफ रिलीफ मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शर्जील इमाम और उमर खालिद का केस को सेपरेट कर दिया एंड बाकियों का केस को सेपरेट कर दिया एंड बोला कि हम लोग हर एक व्यक्ति का केस इंडिविजुअली देखेंगे। अब शर्जील इमाम और उमर खालिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका जो रोल है ये पूरे दिल्ली दंगे और जितना पता चल रहा है प्रोसिक्यूशन के केस डायरी के थ्रू, कि उनका रोल बहुत सेंट्रल और फॉर्मेटिव है पूरे मुद्दे में, कि उन्होंने एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया, वो मास्टरमाइंड है। जो तुषार मेहता जी का आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में कि दे आर द मास्टरमाइंड ऑफ द एंटायर दिल्ली दंगे, वो एक तरह से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, बोला कि इनका रोल बहुत सेंट्रल है और इसलिए इन दोनों को बेल रिजेक्ट कर दिया है। बाकियों को बोला कि वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रिंजेंट 12 कंडीशंस उन्होंने लगाए। अभी तक जजमेंट निकला नहीं है तो उसका और बारीकी से लोग देखेंगे और उनको पता चलेगा कि व्हाट आर दोस कंडीशंस। लेकिन एज हिस्ट्री हैज शोन अस, आरफा,
उसमें हमें पता लगता है कि ये जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कि जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार आप पुलिस के पास जाके अपनी पेशी लगाए, जब भी पुलिस बुलाए तब जाइए। तो ये सब चीजों से, ये सोशल मीडिया मत चलाइए, अपना पासपोर्ट सबमिट कर दीजिए, ये सारे होल होस्ट ऑफ कंडीशंस विल बी इम्पोज्ड व्हिच विल मेक देयर लाइफ आल्सो वेरी डिफिकल्ट। भले ही वो बाहर होंगे, लेकिन एक तरह से एक डेमोक्लिस स्वॉर्ड विल बी हैंगिंग ओवर देयर हेड। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा आपके ट्वीट में जो मैं देख रही थी वो ये था, आप ये कह रहे थे कि आप इस बात को लेकर हैरान हैं कि अदालत ने 5 साल को भी बहुत लंबा वक्त नहीं माना है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा था कि जब आप बिना ट्रायल के इतने लंबे वक्त तक जेल में रह लेते हैं तो वही एक ग्राउंड बन जाता है बेल का। उमर खालिद के पिता से मैं बात कर रही थी, अभी 24 घंटे पहले की बात है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि अगर इस मामले में ये जुर्म साबित भी हो जाए उमर खालिद पर, तब भी 10 साल के आसपास सजा होगी, और 5 साल से ज्यादा तो ये सजा काट चुके उमर खालिद। तो कब ये माना जाएगा आखिर कि बहुत लंबा वक्त हो गया, बहुत नाइंसाफी हो गई, अब इस आधार पे ही इनको मिल जानी चाहिए बेल? देखिए, वही बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हम लोग का फंक्शन करता है इंडिया में, एक तरह से खाप पंचायत लेवल का यहाँ पे काम होता है, क्योंकि जो उनको मन आए, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। अगर 2021 का जजमेंट है बहुत साफ साफ, उस जजमेंट का ऑथर है आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जिन्होंने लिखा था उस टाइम पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, they can grant bail if there is prolonged incarceration of an accused, and अगर जो ट्रायल शुरू होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ये दो कंडीशन अगर हो जाए तो द जजमेंट क्लियरली सेज कि जो रिगर्स है सेक्शन 43, जो बेल सेक्शन है यूएपीए का, उसका रिगर्स विल मेल्ट। लेकिन ये इस केस में ये हो रहा है कि एक तरह से जस्टिस अरविंद कुमार का ये जो जजमेंट है, इसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि इनके केस में वो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंच रहा है। बेसिकली द कोर्ट इज सेइंग कि ये 5 साल इज नॉट इनफ फॉर द रिगर्स ऑफ दैट प्रोविजन टू मेल्ट एंड फॉर अस टू ग्रांट बेल। देखिए यहाँ पे आरफा, ये मानना पड़ेगा कि जो बेल है इट इज डिस्क्रेशनरी, द जज हैज द डिस्क्रेशन टू गिव बेल। लेकिन लोगों की उम्मीद यही थी कि 5 साल हो गए, एक जजमेंट उनके सपोर्ट में है, उसके बाद कितने लोगों को उस जजमेंट के बेसिस में बेल दिया गया है, तो उस सब के मुताबिक 5 साल हो गए तो उमर खालिद को भी बेल मिलेगी। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इट इज नॉट इनफ, ये 5 साल काफी नहीं है। जी तो हाँ। ये सौरभ, मैं इससे 2 बहुत सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ आखिरी। इस पूरे जजमेंट की पॉलिटिक्स से हम इनकार नहीं कर सकते, और ये बहुत नाइंसाफी और बेईमानी होगी अगर हम सिर्फ ये बात करें कि ये पूरा केस बहुत लीगल मेरिट पे तय हो रहा है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे वकील और जज पूरे तरीके से कानून की किताब पढ़कर उन्हें फैसले देने चाहिए, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो जो पूरा हमारा राजनीतिक माहौल है, सामाजिक माहौल है, उससे जजेस या हमारी जुडिशरी अछूती है। पहले भी इस तरह के कई फैसले आए हैं जहां जजमेंट में बाकायदा समाज का जिक्र लिखा है, कलेक्टिव कॉन्शियंस का भूलने वाली बात नहीं है कि जब अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। मैं आपसे इस सवाल के 2 हिस्से हैं जो राजनीतिक पक्ष है इस पूरे मामले का। पहला तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि उमर खालिद के पिता ज़ोहरान ममदानी से मिले, और कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एक ताकतवर मेयर के ऐसा कह देने से और एक एहसास ये ना हो जाए कि बाहरी लोग हमारे मामलों में दखल दे रहे हैं, और इसलिए एक प्रिकॉशन या सावधानी के तौर पर अगर बेल मिल भी सकती थी तो भी उसकी संभावना बहुत कम हो गई, क्योंकि ऐसा कोई पॉलिटिकल मैसेज बाहर ना जाए। जी बिल्कुल। अब कुछ लोग तो ये चीज बोलेंगे कि जो पूरा स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो किया वो शायद सही नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है एंड आज के टाइम पे जो स्वदेशी जुरिस्प्रूडेंस पे इतना जोर दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से ये हो सकता है कि जजेस को लगा कि फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू इंटरफियर विद दिस केस, तो उसमें भी क्या पता जज चिढ़ गए होंगे एंड इस वजह से ये सब हुआ। लेकिन आई थिंक ये सब तो स्पेकुलेशन के रेल में है। लेकिन पॉइंट ये है कि सरकार जो चाहती थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद वर देयर मेन टारगेट्स, एंड वही जो उनके मेन टारगेट्स है, आज जेल में रहेंगे, एटलीस्ट 1 साल और जेल में रहेंगे, एंड वो पूरा हो गया। एंड द सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने ही कॉन्शियंस के खिलाफ जाके
ऐसा एक उन्होंने जजमेंट पास किया, तो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और आरफा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ कोर्स अभी तक जजमेंट निकला नहीं है, एंड जजमेंट जब निकलेगा देयर विल बी बेटर एनालिसिस ऑफ इट। लेकिन अभी जितना सुनने में आया है, जितना कोर्ट ने बोला ओपन कोर्ट में, कि जो सेक्शन 15 है विच डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट, I think they have expanded that section to include many other things which is not defined in the act, क्योंकि वो कानून में यूएपीए में लिखा हुआ है टेररिस्ट एक्ट कैन इंक्लूड एनी अदर मीन्स। अब एनी अदर मीन्स को द कोर्ट इज सेइंग दैट इट कुड एक्चुअली बी एनी अदर मीन्स, लिटरल मीनिंग उसका मतलब कि अगर आप कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी कराएंगे एंड अगर सरकार को लगे कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है, तो it will be included within the UAPA as well, and the courts will have to accept, जो lower courts है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब ये जजमेंट आया। तो सोचिए कितना आयरॉनिकल होगा कि उमर खालिद का जजमेंट will be used to incarcerate many other people in the future if section 15 is being expanded, जैसा लगा कोर्ट में आज हम लोग। बहुत खतरनाक बात है। और इसमें क्या ये माना जाए, कई लोग ये भी कहते रहे कि उमर खालिद के बयानात तो काफ़ी शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन शर्जील इमाम को कैसे डिफेंड करेंगे आप? शर्जील इमाम ने कहा कि वो चिकन नेक की जो उन्होंने बात की कि नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे भारत से, कैसे इस बयान को कैसे डिफेंड किया जा सकता है? इसका क्या आपके पास जवाब होगा? देखिए, शर्जील इमाम का केस तो मैंने ज्यादा फॉलो किया नहीं है, लेकिन जितना लग रहा है, एंड यही आर्ग्यू भी हुआ है कोर्ट में, कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टेररिस्ट स्पीच। मतलब टेररिस्ट एक्ट थोड़ी ना होगा अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया। इट मे बी अ स्टूपिड स्टेटमेंट, इट मे बी अ सिली स्टेटमेंट, बट इज इट एन टेररिस्ट एक्ट अंडर द यूएपीए, जिनके वजह से उनको रखा जाए इतना टाइम जेल में? अगर पूरा मोटा मोटा बात यह है कि अगर इतना ही मटेरियल है सरकार के पास इन दोनों के खिलाफ, तो ट्रायल शुरू कर दीजिए। ट्रायल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते सबूत नहीं है। द स्क्रोल नाम का एक वेबसाइट है जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था ये प्रोटेक्टेड विटनेसेस के ऊपर। वो उन्होंने 2 या 3 प्रोटेक्टेड विटनेसेस को पता लगाया, उनके पास जाके उनसे इंटरव्यू किया, एंड वो प्रोटेक्टेड विटनेसेस बोल रहे कि दिल्ली पुलिस वालों ने हमें कोर्स किया ये स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस है आरफा, उनके बेसिस पे ही ये पूरा केस बनाया गया है। क्योंकि प्रोटेक्टेड विटनेस बोल रहा है, XYZ बोल रहा है कि मैंने उमर खालिद को सुना था उस मीटिंग में, वो बोल रहा था कि 100 लोगों को मारने हैं, 100 हिंदुओं को आज काट देने। तो ये सारे स्टेटमेंट्स के बेसिस में इन्होंने ये केस बनाया। एंड स्क्रोल ने जब उनसे मिले एंड उन्होंने बोला कि हमें तो कोर्स किया गया, पुलिस ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप ये स्टेटमेंट दो। एंड आप कोई भी लॉयर से पूछ लीजिए जो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस के क्या क्या तरीके होते केसेस आगे बढ़ाने के लिए। तो दिस विल नॉट गो टू ट्रायल एनी टाइम सून, एंड जो मुद्दा था कि टू कीप देम इन जेल, द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड इट। और दूसरे, जैसा कहा जाता है कि उनको एक उदाहरण बना के पेश करना कि अगर तुम सत्ता को चैलेंज करोगे, इतने मजबूत तथा कथित प्रधानमंत्री को चैलेंज करोगे, सरकारी मशीनरी को, तो तुम्हारा ये हाल होगा। मैं सौरभ ये इस तरह से भी इसको देखना चाहती हूँ कि जो यंग मुस्लिम्स हैं आज की तारीख में, जो समझते हैं कि उन्हें संविधान और भारत की न्याय प्रणाली इस सब के तहत इंसाफ मिलेगा, उनके लिए भी बड़ी निराशा का दिन ये आज है। मुझे बताइए कि आप जब उमर खालिद से मिले, कैसी वो मुलाकात रही, किस तरह से वो, उनकी मनोस्थिति कैसी है? जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो उसमें मैंने देखा कि कोई देयर वाज नो सैडनेस इन हिज स्पिरिट्स वर वेरी हाई, एंड वो हंस रहे थे, अपने जो कजन्स है, छोटे छोटे जो बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, अपने दोस्तों से मिल रहे थे, एंड काफी खुश होके ओपन हार्टेडली वो मिल रहे थे। एंड वो जितना वो बुक्स पढ़ रहे हैं प्रिजन में, वो बुक्स के बारे में भी वो काफी बात कर रहे थे, काफी एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी हुआ। एंड अपने जो एक्सपीरियंसेस है जेल में, उन सब के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। एंड उनको देख के सही में लगा कि द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू कीप हिम इन जेल बट हैजंट बीन एबल टू किल हिज स्पिरिट। आप ये कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जो उनकी भावना है उसको मार नहीं पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस बातचीत के लिए। और नाइंसाफ़ी का पूरा 1 साल हमें देखने को मिलेगा, और उम्मीद हम ये करें क्या वाकई कि ये सिर्फ 1 ही साल होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू होने के बाद तो पता नहीं है। आप ये भी कह रहे थे पहले जवाब में, आपने ये कहा आखिरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायल शुरू भी हो जाता है तो आपको ये उम्मीद नहीं है कि साल भर में कोई नतीजा मिलेगा।
2G स्कैम जो इतना बड़ा घोटाला एक तरह से बोला गया था उस टाइम पे, उसमें डे टू डे हियरिंग्स का ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग्स, उसको भी खत्म करने में 6 साल लग गए आरफा। तो इसमें तो वो भी ऑर्डर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रायल टू फिनिश इन 1 ईयर, इम्पॉसिबल। ये जजेस को भी पता है, प्रोटेक्टेड विटनेसेस को पेश करके उनका क्रॉस हो जाए, वो भी जजेस को पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन तब भी उन्होंने अपना डिस्क्रेशन यूज नहीं किया और बेल नहीं दिया। एंड दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। एंड कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार के साथ मिलके या उनके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।